हेलो, आज हम बात करेंगे फॉरेन पॉलिसी के बारे में। फॉरेन पॉलिसी, विदेश नीति, इसको आप चाहे फॉरेन पॉलिसी कह लें, फॉरेन रिलेशन कह लें या फॉरेन अफेयर्स कह लें। बेसिकली वो क्या होता है, वो दो देशों या दो से अधिक राष्ट्रों के बीच में जो आपसी संबंध होते हैं उनकी स्टडी होता है। देखिए, दुनिया में कोई भी देश कितना ही दावा कर ले, वो सेल्फ रिलायंट 100% नहीं हो सकता, बिकॉज दुनिया की जो इकोनॉमी है, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, वो इस तरह का है। और ख़ास करके आज के ग्लोबलाइज वर्ल्ड में हर देश एक दूसरे पे किसी ना किसी तरह से डिपेंडेंट है। कुछ देश ज़्यादा हैं, कुछ देश कम है, पर कोई भी देश ये दावा नहीं कर सकता कि वो 100% सेल्फ रिलायंट है, उसका किसी से कुछ लेना देना नहीं है। नॉर्थ कोरिया क्लेम करता है, उसकी पॉलिसी है जूचे की, मिलिट्री फर्स्ट, और वो कहता है कि हमें दुनिया से किसी से लेना देना नहीं, हम हर चीज़ में अपना प्रोडक्शन करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, स्टिल वो फूड एड के लिए दूसरे देशों पे डिपेंडेंट है। वो मिलिट्री अप्लाइंसेस को, मिलिट्री इक्विपमेंट्स को खरीदता है आज भी कई देशों से। टेक्नोलॉजी उसने स्मगल करी न्यूक्लियर की, एक अलग कहानी है। खैर, वो ये साफ दिखाता है कि दुनिया कोई भी देश 100% आइसोलेशन में नहीं रह सकता। आज से नहीं, पुराने वक्तों से राष्ट्रों के बीच में आपसी संबंध होते रहे, एक दूसरे के एम्बेसडर एक दूसरे को विजिट करते रहे। चाइनीज़ विजिटर्स का जो इंडियन कोर्ट्स में आना, चाहे वो वहाँ हो, हुआनसांग हो, ये जब इंडियन कोर्ट्स में आते हैं तो कहीं ना कहीं अपने राष्ट्रों की संस्कृति और अपने राष्ट्रों के विचारों को लेकर यहाँ आते हैं। विचारों का आदान प्रदान राष्ट्रों के बीच में होता रहा पुराने वक्तों से। हम आज बात करना चाहते हैं फॉरेन पॉलिसी को लेकर, और बेसिकली उसके मीनिंग्स क्या हैं, उसके मेन डिटरमिनेंट्स क्या हैं, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, गोल्स क्या हैं। फॉरेन पॉलिसी कोई एक दिन में नहीं बनाई जाती। ये किसी भी राष्ट्र की जो विदेश नीति होती है वो एक पूरा स्टेज बाय स्टेज एक प्रोसेस होता है जो कई सालों में इवॉल्व होकर निकलता है। फॉरेन पॉलिसी की मीनिंग और डिटरमिनेंट्स पे हम पहले बात करते हैं। फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो जनरल ऑब्जेक्टिव्स हैं जो गाइड करते हैं दो राष्ट्रों के बीच में जो आपसी रिलेशनशिप्स हैं और उनके आपस में जो इंटरेक्शन है उसको, जो किसी भी राष्ट्र की या किसी भी क्षेत्र की जो विदेश नीति होती है वो हमेशा इन्फ्लुएंस होती है उसकी डोमेस्टिक कंसिडरेशन से। मतलब किसी राष्ट्र की डोमेस्टिक नीड्स क्या है। किसी देश को अगर आर्थिक सहायता चाहिए तो वो कोशिश करेगा उन राष्ट्रों के साथ अपने संबंध बनाने के लिए, मजबूत करने के लिए जो आर्थिक तौर पे ज़्यादा मजबूत हैं। या किसी राष्ट्र को सैन्य सहायता चाहिए, कोई छोटा राष्ट्र है, उसके आसपास कोई ऐसा राष्ट्र है उसके संबंध अच्छे नहीं है, तो किसी बड़े राष्ट्र के साथ या किसी राष्ट्र के ऐसे संगठनों के बीच साथ वो जुड़ने की कोशिश करेगा जो उसको सुरक्षा की अनुभूति करवाए। या कोई राष्ट्र बहुत बड़ी इकोनॉमिक ताकत है तो वो क्या करेगा, वो एक नए मार्केट्स की तलाश के लिए अपनी विदेश नीति को बढ़ाएगा, जिससे कि उसके जो प्रभाव है वो अलग अलग क्षेत्रों में बढ़ता जाए। बेसिकली विदेश नीति जो होती है वो उन पॉलिसीज़ और बिहेवियर की स्टडी होती है जो राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करता है। जब भी कोई राष्ट्र किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खुद को प्रेजेंट करता है, इंटरनेशनल स्टेज पे खुद को प्रेजेंट करता है, वो बेसिकली उसकी फॉरेन पॉलिसी कहलाती है। लियोपोल्ड वान रांके ने एम्फासाइज्ड किया है कि पहले कि उनका ये मानना था कि कोई भी विदेश नीति किसी जब राष्ट्र की बनती है तो उसके जो प्राइमरी गोल्स होते हैं वो जोग्राफिक और एक्सटर्नल थ्रेट परसेप्शन होता है, कि जो उसका जोग्राफिकल पोजीशन है और जो उसको एक्सटर्नल थ्रेट है, जो आपसी पड़ोसी देशों से उसको जो खतरा है या जो उसकी सुरक्षा से जुड़े मामले, ये बेसिकली प्राइमरी रोल प्ले करते हैं किसी भी देश के विदेश नीति के निर्धारण में। लेकिन बाद में हम कहते हैं शायद ये ज़रूरी है, बट उसके साथ ही उतना ज़रूरी ये भी समझना है किसी राष्ट्र के जो डोमेस्टिक मसले हैं, जो उसके डोमेस्टिक राजनीति है, उसकी डोमेस्टिक विचारधारा है, वो भी उस राष्ट्र की विदेश नीति के नीति निर्धारण में उतना ही एक अहम रोल प्ले करती है। और जो डिप्लोमेसी होती है, डिप्लोमेसी बेसिकली कई तरह की हो सकती है। फ्रंट डिप्लोमेसी जो डिप्लोमेट्स करते हैं, जो ट्रेन जिनका काम ही राष्ट्रों के बीच में संबंधों को मजबूत करना होता है, वो भी हो सकती है। उसी तरह से डिप्लोमेसी बैक चैनल डिप्लोमेसी हो सकती है, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में कई राउंड्स की जो बातचीत हुई थिंक टैंक्स और इंटेलेक्चुअल्स के बीच में, जो फिलहाल बंद है, पहले होती रही है, वो भी हो सकती है। क्रिकेट डिप्लोमेसी भी उसका एग्जाम्पल है, जब इंडिया पाकिस्तान के बीच में क्रिकेट के थ्रू रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की कोशिश की गई। पांडा डिप्लोमेसी जो चाइना करता है, पांडास को गिफ्ट करना, और इंडिया ने इस तरह की एनिमल डिप्लोमेसी जापान के साथ की थी लेट 50s अर्ली 60s में, जब नेहरू यूज्ड टू बी द प्राइम मिनिस्टर, तब हमने एक हाथ ही गिफ्ट किया था। गेस्चर, एक गुड गेस्चर भी रिलेशनशिप को मजबूत कर सकता है दो राष्ट्रों के बीच में। डिप्लोमेसी बेसिकली फॉरेन रिलेशंस को एक्सरसाइज करने का एक टूल है। हथियार, वॉर, सैन्य अलाइंसेस, जंगें, इंटरनेशनल ट्रेड और ट्रीटीज़, उनका एंड रिजल्ट है, क्या निकल कर आता है। शांति होगी, समझौते होंगे, संगठन नए बनेंगे। क्योंकि याद रखिए, यूएन एक दिन में नहीं बना, ना ब्रिक्स एक दिन में बना, ये पूरी प्रोसेस होती है जिसमें डिप्लोमेट सालों साल बैठ के डिस्कस करते हैं इशूज़ को, बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स निकाल कर आते हैं, कोर फैक्टर्स निकाल कर आते हैं, कोर फंडामेंटल्स निकाल कर आते हैं कि किस तरह से ये एजेंडा सेट होगा और इसमें जो लूप होल्स हैं, इसमें जो बॉटलनेक्स हैं, उनको रिमूव करते हुए वो आगे बढ़ते हैं। और उसके बाद कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रीटी या कोई एंड रिजल्ट निकल कर आता है। फॉरेन रिलेशन एक बहुत बड़ा प्रोसेस है। देखिए, फॉरेन रिलेशन डोमेस्टिक पॉलिसी से ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बिकॉज आपको डोमेस्टिक इशूज़ के साथ साथ इंटरनेशनल कंसिडरेशंस को भी ध्यान में रखना होता है।
जो एक कंट्री की फॉरेन पॉलिसी, जिसको आप फॉरेन रिलेशंस कह सकते हैं, फॉरेन अफेयर एंड पॉलिसी कह सकते हैं, वो बेसिकली क्या होती है, वो एक सेल्फ इंटरेस्ट स्ट्रेटेजी होती है। देखिए जैसे हमने पढ़ा स्टेट ऑफ नेचर एंड पॉलिटिकल साइंस में, ये हर ह्यूमन बीइंग सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ इंटरेस्टेड होता है। उसी तरह हर राष्ट्र की विदेश नीति चाहे कितना ही हाई मॉरल ग्राउंड क्यों ना ले ले, जैसे अमेरिका कितनी ही डेमोक्रेसी की बातें क्यों ना कर ले, बट उसकी जो फॉरेन पॉलिसी, जो उसकी विदेश नीति है, वो पूरी तरह से सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ सेंटर्ड होगी। क्योंकि हर राष्ट्र का अंतिम गोल खुद की सुरक्षा को इंश्योर करते हुए अपने देश की प्रॉस्पेरिटी और अपने देश की ताकत और इन्फ्लुएंस को विश्व में बढ़ाना ही होता है। वो कितना ही क्लेम कर ले कि हम हाई मॉरल ग्राउंड वाले देश हैं, सब सेकेंडरी है। पहला फोकस किसी भी देश का क्या होता है, अपनी ताकत को बढ़ाना, अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना ग्लोबल लेवल पे। ठीक है जी, हम आगे बढ़ें, अगर इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, वो सेल्फ सेंटर्स इंटरेस्ट स्ट्रेटजीज होती हैं जो कोई भी राष्ट्र चूज करता है अपने नेशनल इंटरेस्ट को सेफगार्ड करने के लिए, जिसका मेन गोल होता है इंटरनेशनल लेवल पर अपनी अहमियत को बढ़ाना, अपने गोल्स पूरा करना, चाहे वो इकोनॉमिक एड लेना हो, चाहे सिक्योरिटी को इंश्योर करना हो, या अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना हो। ठीक है जी, और ये जो अप्रोचेस होती हैं इनको बेसिकली स्ट्रेटेजिकली एम्प्लॉयड किया जाता है अगर दूसरे देश के साथ इंटरेक्शन के लिए। Foreign policy can be defined as a set of principle, decision and means adopted and followed by a nation for securing her goal of self-interest in international relations. Foreign policy कुछ नहीं है, foreign policy का सबसे अहम जो एक गोल होता है वो फैसले, वो तरीके, वो गोल्स होते हैं जिसको अडॉप्ट करता है अपने सेल्फ इंटरेस्ट को इंश्योर करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में या अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अपने गोल्स को फुलफिल करने के लिए। ठीक है, फॉरेन पॉलिसी क्या है, ये वो गोल्स हैं जो नेशनल इंटरेस्ट को इंश्योर करते हुए अपने आप को सिक्योर करने के लिए कोई भी नेशन एम्प्लॉयड करता है, और इसका अल्टीमेट एम किसी भी नेशन की ताकत को बढ़ाना होता है। नॉर्मन हिल ने कहा है, फॉरेन पॉलिसी इज सब्सटेंस ऑफ नेशंस एफर्ट टू प्रमोट एंड द इंटरेस्ट ऑफ अ नेशन वाइस वर्सा विद अदर नेशन। इस नॉर्मन हिल सिंपल्स लैंग्वेज में कहते हैं किसी भी देश की वो पॉलिसी या वो एफर्ट्स जो वो प्रमोट करता है किसी दूसरे राष्ट्र के साथ, उसके संबंधों को मजबूत करने के लिए, नॉर्मलाइज करने के लिए, स्टेबलाइज करने के लिए वो फॉरेन पॉलिसी है। जॉर्ज मॉलेस्की कहते हैं फॉरेन पॉलिसी बेसिकली वो सिस्टम है जो इवॉल्व होता है और चेंज होता है किसी भी राष्ट्र का बदलते हुए वक्त के साथ, इन्वायरमेंट के साथ। वो पॉलिसीज़ जो बदलते हुए इन्वायरमेंट में, इंटरनेशनल इन्वायरमेंट चाहे वो पॉलिटिकल हो चाहे इकोनॉमिकल हो, उसमें जो बदलते हुए वक्त के साथ जो किसी राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी बदलती है, इवॉल्व होती है, जिसके थ्रू वो अपने सेल्फ इंटरेस्ट और अपने सेल्फ गोल्स को पूरा करे, वो बेसिकली उस देश की फॉरेन पॉलिसी है। मोहिंदर कुमार साहब कहते हैं फॉरेन पॉलिसी इज अ थॉट आउटकोर्स ऑफ एक्शन फॉर अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स इन फॉरेन रिलेशंस एज डिसाइडेड। क्या चीज़? एज डिसाइडेड बाय द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। नेशनल इंटरेस्ट से प्रभावित हुए वो थॉट्स, वो विचार जिसके थ्रू कोई राष्ट्र अपने गोल जो उसने सेट कर रखा है, सेट एजेंडा है, उसे अचीव करे, वो बेसिकली फॉरेन पॉलिसी है। फॉरेन पॉलिसी हर राष्ट्र की जो होती है वो बेसिकली उसके सेल्फ इंटरेस्ट के आसपास घूमती है, जैसे कि हमने डिस्कस किया। अब हर देश की फॉरेन पॉलिसी कुछ अहम चीज़ें कंसिस्ट करती है, जो कोर फैक्टर्स होते हैं जिसके बिना किसी देश की फॉरेन पॉलिसी बन नहीं सकती। क्या होते हैं वो? पहला, अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, पॉलिसीज, डिसीजंस अडॉप्टेड एंड फॉलोड बाय अ नेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस। वो पॉलिसीज़, वो ऑब्जेक्टिव्स, वो डिसीजंस जो कोई भी राष्ट्र अडॉप्ट करता है और फॉलो करता है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक्शन लेते समय, दूसरे राष्ट्रों के साथ इंटरेक्ट करते हुए, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय इशूज़ पे। वो ऑब्जेक्टिव्स, वो गोल्स, वो एम जो किसी भी राष्ट्र के होते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। मेरा एम है भारत एक शक्ति बने सामरिक तौर पे, स्ट्रेटेजिकल, तो हम वो करेंगे। जियोपॉलिटिकल ताकत के लिए हम हमारे इंडियन ओशन रीजन की जियोपॉलिटिक्स को यूज़ करेंगे। मैं इकोनॉमिक ताकत बनना चाहता हूँ जापान की तरह, तो मैं मेरे फॉरेन एड को यूज़ करूँगा दूसरे देशों को फॉरेन एड देने के लिए, मेरे फॉरेन रिसोर्स, मेरे फाइनेंशियल रिसोर्सेज को, जिससे मेरे फॉरेन रिलेशन मजबूत हों। मीन्स टू अचीव दोज गोल्स कैसे? देखिए, फॉरेन रिलेशन में आप अपने गोल, मेन गोल मैं कह रहा हूँ सिक्योरिटी होता है और अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाना होता है। अब इसमें 2 से 3 तरीके हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के। पहले हार्ड पावर डिप्लोमेसी, आप अपने मसल फ्लैश करेंगे। यूएसए जैसे अपने इन्फ्लुएंस को यूज़ करने के लिए हमेशा उसने अपनी आर्मी का इस्तेमाल किया। सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, इंडिया जो अफगानिस्तान में मदद कर रहा है अफगान गवर्नमेंट की, उनको रिबिल्ड करने में, एक पॉजिटिव इमेज बिल्ड करने के लिए, वो एक होती है। हाँ, फाइनेंशियल अपने रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे। चाइना जिस तरह से अफ्रीका के अंदर रेलवे में, वहाँ के पोर्ट्स में इन्वेस्ट कर रहा है अफ्रीका को अपनी न्यू कॉलोनी बनाने के लिए, वो एक फाइनेंशियल टूल है, उस गोल को अचीव करने का मीन्स है। ठीक है,
ब्रॉड पॉलिसी प्रिंसिपल एंड डिसीजन फॉर कंडक्टिंग आईआर। आपके पास एक प्रिंसिपल होता है हर फॉरेन पॉलिसी में, आप किस विचारधारा, नॉन अलाइंड हैं, आप प्रो कम्युनिस्ट हैं, आप प्रो लिबरल हैं, आप प्रिंसिपल बनाएंगे, आप उन प्रिंसिपल्स पे चलेंगे और वो फैसले किस तरह से आप लेते हैं अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में, ये इसमें ज़रूर होते हैं। इससे ज़्यादा ज़रूरी असेसमेंट ऑफ फेलियर्स एंड सक्सेस ऑफ ए फॉरेन पॉलिसी। देखिए, किसी भी राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जिसमें आप असेसमेंट करें कि आपकी फॉरेन पॉलिसी कितनी सक्सेसफुल रही या वो कितनी नेगेटिव रही। अब अक्सर होता ही है कि हम सक्सेस पे तो ध्यान देते हैं बट नेगेटिव पे ध्यान नहीं देते। देखिए, अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी सक्सेसफुल होने का बहुत बड़ा कारण ये है कि वहाँ बड़े बड़े थिंक टैंक्स और कॉर्पोरेट फर्म्स के द्वारा फंडेड ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स रहे जिसने अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी के लूप होल्स पे भी रिसर्च की। जब तक आपको ये नहीं पता होगा आपकी फॉरेन पॉलिसी का लूप होल क्या है, आप कैसे अपनी फॉरेन पॉलिसी को मजबूत करेंगे। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेते हैं इंडिया नेपाल रिलेशन, हमें सालों से पढ़ाया जाता रहा हिंदुस्तान नेपाल भाई भाई है, हमारे रिलेशन बहुत अच्छे, जो काफ़ी हद तक हैं, लेकिन हमने कभी लूप होल्स पे नेपालीज के अंदर जो इंडियन मीडिया का नेगेटिव परसेप्शन है उस पर शायद उतनी रिसर्च नहीं की। क्यों इतना इन्वेस्टमेंट करने के बावजूद नेपाल के अंदर हम एक पॉजिटिव इमेज बिल्डअप नहीं कर पाए, क्यों चाइना हमसे ज़्यादा वहाँ आगे बढ़ रहा है, हमें इस पर रिसर्च करने की ज़रूरत है, तभी हमारी फॉरेन पॉलिसी और मजबूत होगी। एक एग्जाम्पल है। इसके सिवाय पॉलिसी डिसीजन एंड एक्शन प्रोग्राम फॉर मेंटेनिंग कंटिन्यूटी एंड चेंज बोथ इन फॉरेन पॉलिसी इंटरनेशनल रिलेशन। साथ में फॉरेन पॉलिसी स्टेगनेंट नहीं हो सकती। इंडियन फॉरेन पॉलिसी एक तरफ प्रो सोवियत थी या टिल्टेड टुवर्ड यूएसएसआर इफ नॉट प्रो सोवियत एज सच, फिर वो प्रो कैपिटलिज्म हुई, आज हमारे अलायंस चेंज हो रहे हैं। वक्त के बदलते साथ अगर आपकी फॉरेन पॉलिसी इवॉल्व नहीं होती आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। जैसे कि शायद पोर्टुगल वगैरह की फॉरेन पॉलिसी एक लिमिट तक चेंज ना हुई, इवॉल्व नहीं हुई, वही पुराने कॉलोनियल माइंडसेट में रहे, इसके कारण उनकी कॉलोनीज तो गई, लेकिन जैसे ब्रिटेन की इवॉल्विंग रही और कॉमनवेल्थ एक मजबूत स्ट्रक्चर के तौर पर उभर पाया, पोर्तुगल अपने आप को पुरानी कॉलोनीज के एक लीडर के तौर पर, नेचुरल लीडर के तौर पर इस्टेब्लिश नहीं कर पाया। आपकी फॉरेन पॉलिसी वक्त के साथ बदलता बहुत ज़रूरी है, इवॉल्व होना बहुत ज़रूरी है, तभी आपकी फॉरेन पॉलिसी में एक कंटिन्यूटी रहेगी और आप दुनिया के अंदर एक रिलेवेंट पावर रहेंगे। हॉलस्टाइन कहते हैं, एज ए स्टूडेंट ऑफ फॉरेन पॉलिसी, analysis of the action of state toward external environment and conditions usually domestic under which those actions are formulated। ये सिंपल सा लॉजिक है। एज ए फॉरेन पॉलिसी के स्टूडेंट आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बदलते हुए विश्व के स्ट्रक्चर साथ के साथ जो आपके डोमेस्टिक इशूज़ हैं उनकी स्टडी प्रॉपर वे में करें और किस तरह से वो डोमेस्टिक इशूज़ आपकी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन को इम्पैक्ट करते हैं, ये आपके लिए स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। सेसिल वी क्रैप कहते हैं, द स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी इंक्लूड्स बोथ द स्टडी ऑफ नेशनल ऑब्जेक्टिव टू बी अचीव्ड एंड मीन्स टू सिक्योर दोज ऑब्जेक्टिव्स। सिंपल सा, आपकी फॉरेन पॉलिसी क्या है, वो स्टडी है उन ऑब्जेक्टिव्स की जो आप हासिल करना चाहते हैं और साथ के साथ उन्हें हासिल कैसे करेंगे। मैं कह रहा हूँ फॉरेन पॉलिसी बेसिकली एक तरीका है किसी भी राष्ट्र के द्वारा अपनी गोल्स को अचीव करने का, पर किन टूल्स के थ्रू। आप वो स्टडी नहीं करेंगे, वही हार्ड पावर सॉफ्ट पावर डिप्लोमेसी, तो कोई फायदा नहीं है ना उस चीज़ का। एलिमेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी या डिटरमिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी जो डिटरमाइन करते हैं किसी राष्ट्र की फॉरेन पॉलिसी कैसी होगी। ठीक है जी। पहला, साइज ऑफ ए स्टेट। किसी भी राष्ट्र का जो क्षेत्रफल है, या चाहे वो जोग्राफिकल क्षेत्रफल हो चाहे उसकी आबादी के हिसाब से हो, वो उसकी विदेश नीति में एक अहम रोल प्ले करती है। ये नेचुरल रहा गया, जो बड़े राष्ट्र जिनके पास बड़ी आबादी है वो हमेशा से एक डोमिनेंट पावर के तौर पे खुद को प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ पे भी दो चीज़ें आती हैं, क्षेत्रफल में भी दो चीज़ें काउंट की जाएंगी। पहला आपका ह्यूमन रिसोर्स और दूसरा नॉन ह्यूमन रिसोर्स। अब कुछ बड़े राष्ट्र हैं जिनके पास ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेज है। ऑस्ट्रेलिया एक बड़ा राष्ट्र है, आबादी कम है, नेचुरल रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, इसलिए शायद वो दुनिया की फॉरेन पॉलिसी में उतना एक्टिव रोल नहीं निभा पा रहा। इसके सिवाय अगर हम नाइजीरिया का एग्जाम्पल है, आबादी है, रिसोर्सेज है, बट वो जो ह्यूमन रिसोर्स है वो ट्रेंड नहीं है, वो दुनिया में खुद को इस्टेब्लिश नहीं कर पा रहा एज अ मेजर थिंक टैंक या मेजर पावर के तौर पे। इसका नतीजा ये निकलता है कि नाइजीरिया के पास ऑयल भी है, आबादी भी 15 करोड़ से ऊपर ही है वहाँ की, लेकिन वो खुद को एक मेजर वर्ल्ड पावर के तौर पे इस्टेब्लिश नहीं कर पाता। वहीं यूएसए हाईली ट्रेंड एंड स्किल आबादी है, नेचुरल रिसोर्सेस है, साइज है, टेरिटरी है, आर्मी है, आप एक मेजर वर्ल्ड पावर है। जापान साइज में छोटा है लेकिन हाईली ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है, हाई लेवल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ है, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी है। रिसोर्सेज भले ही वो बाहर से आपके इंपोर्ट करता है, लेकिन जो उसका प्रोसेस गुड का एक्सपोर्ट है वो बहुत ज़्यादा है, तो वो एक बड़ी ताकत है। इसराइल एक छोटा देश है बट आर्मी के सेंस में, टेक्नोलॉजी के सेंस में टेक्नोलॉजिकल पावर है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत डेवलप है, इसलिए मिडिल ईस्ट के कई 7 गुना बड़े देश भी उस पर इन्फ्लुएंस क्रिएट नहीं कर पाते, बल्कि इसराइल डिसाइड करता है काफ़ी हद तक कि उस रीजन की फॉरेन पॉलिसी किस और जाएगी। इसलिए साइज और रिसोर्सेज मैटर करते हैं। इंडिया एक बड़ा देश है,
लेकिन नेचुरल रिसोर्सेज हमारे पास उतने नहीं है आबादी के लिहाज से, लेकिन हाईली ट्रेंड ह्यूमन रिसोर्स है जिसको आज हम ताकत बना के खुद को एज एन IT पावर प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और हमारी फॉरेन पॉलिसी में क्या, हमारी फॉरेन पॉलिसी में हमारा डायस्पोरा, जो हमारा हाईली ट्रेंड डायस्पोरा US में, मिडिल ईस्ट में बैठा है, डायस्पोरा एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के अंदर। क्यों? उन देशों के साथ हमारे संबंधों को मजबूत करना बहुत ज़रूरी है जहाँ हमारा वो डायस्पोरा बैठ के हमें रेमिटेंस भेज रहा है। रेमिटेंस हमारे देश की इकोनॉमी का एक अहम तरीन हिस्सा है। आप आगे बढ़ें। जोग्राफिकल फैक्टर, आपके राष्ट्र की जो जोग्राफिकल सिचुएशन है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप बात करते हैं ब्रिटेन की, ब्रिटेन यूज्ड टू बी एन आइलैंड नेशन। आइलैंड नेशन होने के कारण ब्रिटेन के लिमिटेशंस थे। ब्रिटेन के पास टेक्नोलॉजी थी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के वक्त मार्केट नहीं था, लेकिन क्योंकि आबादी भी कम थी और आपके लिए आसान नहीं होता, तो आपको अपने सी ट्रेड, आपके लिए सी बड़ा इंपॉर्टेंट था, आपका सारा ट्रेड सी पे बेस्ड था। अब उस ट्रेड को सिक्योर करने के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग नेवी चाहिए, अगर आपकी नेवी स्ट्रॉन्ग नहीं है आपका ट्रेड रूट सेफ नहीं है। प्लस आपको मार्केट चाहिए, इसलिए आपको कॉलोनीज चाहिए, क्योंकि आपके पास इकोनॉमी है, आपके पास प्रोडक्शन है बट डिमांड नहीं है, फॉर उसके लिए आपको कॉलोनी चाहिए, आपको रॉ मटेरियल चाहिए, उसके लिए आपको कॉलोनी चाहिए। तो ब्रिटेन की जो फॉरेन पॉलिसी रही शुरू से वो नेवल बेस रही या सी रूट्स बेस रही। नेपाल, नेपाल की फॉरेन पॉलिसी इंडिया टूवर्ड टिल्टेड क्यों थी? बिकॉज नेपाल एक लैंड लॉक नेशन है। चाइना के साथ कुछ पासेस, जो हिमालयन पासेस, उसके थ्रू ट्रेड हो सकता है बट एक लिमिटेड ट्रेड। लेकिन नेपाल के डिपेंडेंसी इंडियन पोर्ट्स के ऊपर अप्रोक्सीमेटली 95% से ऊपर है फॉर इट्स फॉरेन ट्रेड, तो रिलेशन जाहिर सी बात है मजबूत होने हैं। इंडिया के लिए नेपाल और भूटान इंपॉर्टेंट क्यों है? कुछ भी नहीं है वो देश, अगर साइज में आप मामला करें तो बहुत छोटे देश हैं, लेकिन आप गौर करें वो बफर स्टेट है। अगर नेपाल पूरी तरह से चाइना के इन्फ्लुएंस में चला जाए और चाइना का एक पपेट रिजीम या पपेट स्टेट बन जाए, आप सोचिए आपको यूपी की बॉर्डर जहाँ सशस्त्र सीमा बल है, जिसके पास शायद उतने आर्म्स एंड एम्यूनिशन नहीं और वो एक इतना हाईली हम कहते हैं एडवांस फोर्स नहीं है पैरास का, वहाँ आपको एक बड़ी आर्मी खड़ी करनी पड़ेगी। आपका डिफेंस पूरी तरह से सिनेरियो चेंज होगा। सेम अप्लाइड ऑन भूटान, बिकॉज आपके चिकन नेक को प्रोटेक्ट कर रहा है फ्रॉम चाइना। तो ये चीज़ें भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। USA के लिए अटलांटिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसलिए NATO में उसका इंटरेस्ट साफ देता है। पाकिस्तान को क्यों अमेरिका ने इतने सालों तक पाला? क्योंकि पाकिस्तान का जो जियोपॉलिटिकल लोकेशन है, आप समझने की कोशिश कीजिए, वो सेंट्रल एशिया, साउथ एशिया के बीचों बीच बैठा हुआ है। अगर वो पाकिस्तान आपके काबू में है या पाकिस्तान के साथ आपके रिलेशन अच्छे हैं, तो आपके लिए सेंट्रल एशिया में ऑपरेट करना, और उस दौर में खास की जब कोल्ड वॉर चल रहा था, तब अफगानिस्तान और सोवियत यूनियन पर नज़र रखने के लिए पाकिस्तान से बेहतर कोई जगह नहीं हो सकती। और शायद कई लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान की क्रिएशन के पीछे ब्रिटेन का एक बहुत बड़ा एक अहम जो थॉट था वो ये था कि पाकिस्तान के थ्रू ब्रिटेन और USA चाहते थे कि उन्हें इंडियन ओशन रीजन में एक बेस मिले जहाँ से वो ऑपरेट कर पाए और अपने इन्फ्लुएंस को बरकरार रख पाए। इसलिए उन्हें पता था इंडिया सोशलिज्म की ओर जाएगा और वो शायद एक रेंटियर स्टेट या क्लाइंट स्टेट हम जिसे कहते हैं, जो अपनी जियो स्टैटिक लोकेशन को या अपने स्पेस को बेच के अपने आप को फाइनेंशियल एड लेता है और अलायंस का हिस्सा बनता है, वो नहीं बनेगा। हम आगे बढ़ते हैं। लेबर एंड नेचर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, किसी भी देश का जो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट है वो एक अहम रोल प्ले करता है उसकी फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन में। एक देश जो है वो गरीब है, अगर उसको फाइनेंशियल मदद चाहिए तो ऑब्वियसली वो ऐसी फॉरेन पॉलिसीज बनाएगा जो बिग डोनर नेशंस की तरफ इंक्लाइंड हो, जिससे उनको डोनेशन मिल पाए या इन्वेस्टमेंट आए बड़ी बड़ी कैपिटलिस्ट कंट्री से। वहीं अगर कोई देश एक इकोनॉमिकल पावर है तो ऐसी फॉरेन पॉलिसी बनाएगा जिसके थ्रू असेट कर सके अपनी कंपनीज को, प्लस वो उन कंट्रीज़ में जो है जहाँ रॉ मटेरियल है वहाँ पर अपने टेंटिकल्स बढ़ाए, वहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाए, वहाँ अपनी कंपनीज़ को भेजे और अपनी कंपनीज़ और अपने जो नेशनल इंटरेस्ट है इकोनॉमिकल उनको सेफ गार्ड कर पाए। चाइना क्लीन कट एग्जाम्पल, वाई चाइना इज investing so heavily in Africa, in South Asia, because China want to exploit the raw material from those nations and want to dump her cheap products over there. कल्चरल एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल है, जिसका सिंपल सा एग्जांपल इंडिया पाकिस्तान है। हमारे आज के फॉरेन रिलेशन में हमारे हिस्टोरिकल जो रिलेशन है जो शायद काफ़ी नेगेटिव रहे वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सिमिलरली चाइना के साथ जो हमारे रिलेशनशिप उसमें हमारा हिस्टोरिकल बॉर्डर डिस्प्यूट एक अहम रोल प्ले करता है। कल्चरल की आप बात करें, इंडिया नेपाल उसका क्लियर कट एग्जाम्पल है, कल्चरल लिंक्स। सिमिलरली अगर आप बात करें जो कॉमनवेल्थ नेशन है उसमें एक हिस्टोरिकल जो लिंक है ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म वाला वो है। इसी तरह आपके फ्रेंच कंट्रीज़ का जो ग्रुप है उसके अंदर ये चीज़ें साफ साफ देखने को मिलती हैं। आप आगे बढ़ते हैं, आप बात करते हैं इसके सिवाय सोशल स्ट्रक्चर। किसी देश का सोशल स्ट्रक्चर कैसा, अगर एक मजबूत सोसाइटी है तो वो एक अच्छी फॉरेन पॉलिसी बना पाएगी क्योंकि उसके पास एक कैपेबिलिटी है कि यूनाइटेड वे में काम करते हुए खुद को असेट करने की। बट वहीं अगर सोसाइटी कमज़ोर है, डाइवर्स है, बहुत ज़्यादा डाइवर्स का मतलब डाइवर्सिटी कभी कमज़ोरी नहीं होती, डाइवर्स है लेकिन उनके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं। जैसे अफगानिस्तान यूज्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन बट इज़ अ वेरी यूज्ड टू बी अ स्ट्रॉन्ग नेशन वन टाइम, बट आज जो वहाँ पे ये एथनिक क्राइसिस हैं, हज़ारा वर्सेस पश्तून वर्सेस ताजिक, उज़्बेक, की मजबूत कौम नहीं बनने देगी। और इसके कारण विदेश नीति उनकी इसलिए स्ट्रॉन्ग नहीं कि जब डोमेस्टिक पॉलिसी स्ट्रॉन्ग नहीं है, विदेश नीति में या विदेश फॉरेन स्टेज पे आप खुद को कैसे प्रेजेंट कर पाएंगे। आप अगर आगे बढ़ेंगे
गवर्नमेंट स्ट्रक्चर, आपका गवर्नमेंट स्ट्रक्चर कैसा, इफ़ यू आर अ डेमोक्रेटिक नेशन तो आप जो डेमोक्रेटिक नेशन है उनके साथ अपने रिलेशन को मजबूत करेंगे। अगर आपका देश डिक्टेटोरियल रिजीम है तो आपके रिलेशन ऐसे देशों के साथ मजबूत होंगे। शायद जो डेमोक्रेटिक रिजीम्स है वो आपके साथ रिलेशन ना रखना चाहें। अगर आपके यहाँ डेमोक्रेसी नहीं है, आपका थियोक्रेसी है या डिक्टेटोरियल रिजीम्स है, जो दुनिया की बड़ी लिबरल पावर्स हैं वो आपके अगेंस्ट जाएंगी, क्योंकि दे आर अगेंस्ट डिक्टेटोरियल पावर्स। सिमिलरली अगर आप डेमोक्रेटिक रिजीम है तो आप ऐसे देशों के साथ रिलेशन नहीं रखना चाहेंगे जो डिक्टेटोरियल पावर्स हैं या जहाँ पे डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स का वायलेशन होता है। इंटरनल सिचुएशन, अगर किसी देश में सिविल वॉर चल रहा है, किसी देश के अंदर इकोनॉमिकल क्राइसिस है, किसी देश के अंदर इन्वायरमेंटल क्राइसिस है, तो उस देश की फॉरेन पॉलिसी हमेशा नेगेटिव वे में जाएगी, बिकॉज उसके पास इतना वक्त ही नहीं होगा कि वो एक पॉजिटिव फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेट कर पाए। सिमिलरली जो दूसरी ताकतें होंगी वो उसकी उस कमजोरी का फायदा उठाकर उस देश की फॉरेन पॉलिसी में इंटरफेयर करने की कोशिश करेंगी ताकि वो अपने इंटरेस्ट को सेफ गार्ड कर पाए। लीडर्स की पर्सनालिटी, उनकी वैल्यूज़ और उनकी आइडियोलॉजी बड़ा अहम रोल प्ले करती है। जैसे कि नेहरू जी जो थे, उनके दौर में अगर आप बात करते हो तो नेहरू की जो फॉरेन पॉलिसी थी वो नॉन अलाइनमेंट वाली थी। नेहरू को इंडिया को एक लीडर के तौर पर प्रेजेंट करना चाहते थे वर्ल्ड के जो न्यू कॉलोनियल स्टेट जो न्यूली इंडिपेंडेंट कॉलोनियल स्टेट्स थे उनके लीडर के तौर पे। तो जो नेहरू की फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन रहा वो एंटी कॉलोनियल, काफ़ी हद तक प्रो सोशलिज्म वाला रहा, नॉन अलाइनमेंट रहा। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी उस दौर से लेकर 1980s लेट 80s तक नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की ओर चलती रही, टू सपोर्ट द फ्रीडम स्ट्रगल इन अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया वाला कॉन्सेप्ट हमारे साथ रहा। हमने कई कंट्रीज़ की मदद भी करी, प्रमोट भी किया। हम एंटी अपार्थाइड थे, हम ह्यूमन राइट्स की बात कर रहे थे। अब मोदी जी का वक्त है, क्योंकि मोदी जी राइट विंग की तरफ इंक्लाइंड है, प्लस कैपिटलिज्म को हार्ड कोर सपोर्ट करते हैं। कैपिटलिस्ट रिजीम्स, गुजरात का उनका मॉडल पूरा प्रो कैपिटलिस्ट था। तो हमारी आज की जो फॉरेन पॉलिसी है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट को इनवाइट करने में, इसके सिवाय ऐसी कंट्रीज़ के साथ जो हमारे इन्वेस्ट कर सकते हैं उनके साथ रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करने में, प्लस जो राइट विंग रिजीम्स है, फॉर एग्जांपल ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट है समय के राइट विंग के साथ, उनके साथ हमारे रिलेशन, हमारे प्राइम मिनिस्टर काफ़ी अच्छे हैं। तो फ़र्क पड़ता है। ट्रम्प, बैराक ओबामा के समय, क्योंकि बैराक ओबामा यूज टू बिलीव इन डायलॉग्स, ईरान के साथ रिलेशनशिप नॉर्मलाइज होने जा रही थी, लेकिन ट्रम्प एग्रेसिव पॉलिटिक्स में बिलीव करते हैं, रिलेशनशिप वापस से खराब हुई। ट्रम्प प्रो इज़राइल है, एंटी फिलिस्तीनी है, उनकी पॉलिटिक्स में साफ साफ दिखता है। लीडर्स का जो एक पर्सनैलिटी होता है वो बहुत हद तक किसी भी देश की फॉरेन पॉलिसी के बनने या बिगड़ने में एक अहम रोल प्ले करता है। अकाउंटेबिलिटी, जिस देश की फॉरेन पॉलिसी में अकाउंटेबिलिटी नहीं होगी, अच्छा हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर ख़राब हो रहा है तो अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए कि सवाल जहाँ किया जा सके कि सर ये फॉरेन पॉलिसी, अगर आपने किसी देश को विजिट किया, वहाँ इतना खर्चा हुआ, वहाँ से हमें मिला क्या, या अगर हमने अफगानिस्तान को इतने अरब रुपए डोनेट किए, उनकी एड करी, तो उसके बदले हमें क्या मिला। ये अकाउंटेबिलिटी का सेंस होना ज़रूरी है, जो इंश्योर करे कि जो आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो पॉलिसी फॉर्मुलेट कर रहे हैं, उसका एंड रिजल्ट क्या निकल कर आ रहा है। आइडियोलॉजी, किसी भी देश की आइडियोलॉजी, जाहिर सी बात है, कोल्ड वॉर क्लासिकल एग्जाम्पल था। देयर यूज्ड टू बी टू कैंप्स, वन वॉज प्रो यूएसए, वन वॉज प्रो कम्युनिस्ट, एंड देयर वॉज अ कॉन्स्टेंट फाइट, आइडियोलॉजिकल फाइट गोइंग ऑन कि कौन सही कौन खराब है, यू हैव टू चूज बिटवीन टू कैंप्स। इंडिया ट्राई टू फाउंड अ थर्ड कैंप दैट इज नॉन अलाइन मूवमेंट, बट अगेन वो भी बायस था। कुछ देश टिल्टेड टुवर्ड यूएसए थे बिकॉज दे नीड फाइनेंशियल हेल्प, दे सम वर टिल्टेड टुवर्ड सोवियत यूनियन बिकॉज ऑफ देयर आइडियोलॉजिकल इशूज। तो आइडियोलॉजी ऑफ अ नेशन प्लेड अ वेरी क्रिटिकल रोल। फॉर एन एग्जाम्पल, इस्लामिस्ट कंट्रीज, those countries who believe in political Islam, they tend to be close to the nations जो इस्लामिक रिपब्लिक्स हैं या इस्लामिक मोनार्कीज हैं, होगा बाय डिफ़ॉल्ट नेचुरल है। डिप्लोमेसी, आपकी डिप्लोमेसी कितनी स्ट्रॉन्ग है, मैं डिप्लोमेसी में 2 मिनट बाद बात करूँगा आखिरी में। आपका इंटरनेशनल पावर स्ट्रक्चर, यूएसए अगर वर्ल्ड ताकत है और आप एक कमज़ोर देश हैं, आप उसके साथ अलाइड होना चाहेंगे। यूरोप के अंदर यूरोपियन यूनियन ताकतवर है, तो जो ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं वो उसके साथ अलाइन होना चाहेंगी ताकि वो इकोनॉमिकल प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ सकें। अगर आपका रीजन के अंदर कोई पर्टिकुलर ताकतवर ग्रुप है जो आपके एंटी है, तो आप एक ऐसा फोरम के साथ जुड़ना चाहेंगे जो उस ग्रुप का एंटी है, ताकि आप सेफ गार्ड खुद को कर सकें। पब्लिक ओपिनियन बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉरेन पॉलिसी फॉर्मुलेशन है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर देश को इस चीज़ का, किसी देश के लिए ये मानना है कि सामने वाला देश मेरा खतरा है, तो लीडर कोशिश करेगा कि उस थ्रेट परसेप्शन को और बढ़ाए ताकि वो उसके ऊपर लिवरेज लेते हुए फ्लोट कर सके। इसके क्लासिकल एग्जांपल आपको पता है। इसके सिवाय आपका अलायंसेस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी बड़े अहम रोल प्ले करता है। आप किन ट्रीटीज़ के पार्ट हैं, आप किन ऑर्गेनाइजेशन के पार्ट हैं। इफ यू आर पार्ट ऑफ यूएन, यू आर एक्सेप्टेड टू फॉलोइंग द बेसिक मैंडेट्स एंड बेसिक रूल्स सेट बाय द यूएन चार्टर। इफ़ यू आर पार्ट ऑफ ब्रिक्स, आपका एजेंडा क्या है। जब ब्रिक्स बना, ब्रिक्स का एजेंडा क्या था, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मोनोपोली को तोड़ के डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस का एक ग्रुप बनाना, या उनके लिए एक ऐसे मौके फराया, मतलब उनको मौके प्रोवाइड करवाना जहां वो इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की ओर बढ़ सकें। नेटो, नॉर्थन लिबरल डेमोक्रेसीज़ का एक ग्रुप जो बेसिकली उस समय कम्युनिज्म के अगेंस्ट था और आज यूरोप की कलेक्टिव सिक्योरिटी पे बात करता है।
तो इस तरह के आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ट्रीटीज, अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किए हुए हैं, आप WTO के पार्ट हैं, IMF के पार्ट हैं, तो आप जाहिर सी बात है आप न्यू लिबरलिज्म और कैपिटलिज्म की ओर जाएंगे और आपकी फॉरेन पॉलिसी उस तरफ टिल्टेड रहेगी, ओपन मार्केट वाली बात करते हैं। अब हम आते हैं डिप्लोमेसी। डिप्लोमेसी क्या है? डिप्लोमेसी कोई प्रोसेस नहीं है या डिप्लोमेसी कोई टूल, डिप्लोमेसी कोई थ्योरी नहीं है। डिप्लोमेसी बेसिकली वो एक टूल है जिसके थ्रू आप अपने गोल्स को कंट्री अचीव करती है। जब दो देश आपस में बैठ के बात करते हैं, डिस्कस करते हैं किसी इशूज़ पे, कोई ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं अपने डिस्कशन का या कोई गोल्स को अचीव करने का, वो बेसिकली डिप्लोमेसी कहलाती है। उन प्रोजेक्ट्स को, उन गोल्स को अचीव करना या उन रिलेशंस को नॉर्मलाइज करना। दो देशों के बीच में जो प्रोसेस है फॉरेन रिलेशन फॉर्मुलेशन की, वो थ्रू डिप्लोमेसी अचीव की जाती है। डिप्लोमेसी कई तरह की हो सकती है। डिप्लोमेसी जो मेन स्ट्रीम डिप्लोमेसी है, जो प्रोफेशनल डिप्लोमेट्स करते हैं, वो हो सकती है। वो लीडर टू लीडर डिप्लोमेसी हो सकती है, वो क्रिकेट डिप्लोमेसी हो सकती है, वो बैकडोर डिप्लोमेसी हो सकती है, वो बैक चैनल डिप्लोमेसी हो सकती है, वो पांडा डिप्लोमेसी हो सकती है। पर डिप्लोमेसी का जो मेन एम होता है वो क्या होता है, जिसमें डिप्लोमेट्स बैठ के किसी इशू पर डिस्कस करें, एजेंडाज और गोल सेट करें, जो उसमें जो आपके बॉटलनेक्स उन्हें रिमूव करें, लूप होल्स को हटाएं और एक स्ट्रेटेजी को फॉर्मुलेट कर पाएँ जिसके तहत ये दो देश आपस में इंटरेक्ट करेंगे। ये डिप्लोमेसी कहलाती है। निकलसन ने कहा था डिप्लोमेसी कोई इन्वेंशन नहीं है, ना वो कोई बहुत बड़ा टूल है। बेसिकली उसका मेन एम ये है कि वो एक ऐसा सिस्टम बना सके, वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवा सके जहाँ पर नेशन टू नेशन एंड पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट का जो एक फ्रेमवर्क है वो क्रिएट हो। तो बेसिकली इसके थ्रू हम लोग ने आज डिस्कस किया कि फॉरेन पॉलिसी क्या होती है, किसी भी फॉरेन पॉलिसी के क्या अहम इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं और वो कौन से इम्पोर्टेंट डिटरमिनेंट्स होते हैं जो किसी भी फॉरेन पॉलिसी को डिसाइड करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको इस वीडियो से जुड़े कोई सवाल है तो प्लीज़ आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। साथ के साथ समझने की कोशिश कीजिए। एक छोटी सी बात के साथ ही वीडियो ख़त्म करता हूँ। दुनिया का कोई भी देश कितना ही है मॉरल ग्राउंड क्यों ना रख ले, उसका मेन एम खुद के सेल्फ इंटरेस्ट को साधना है, खुद के गोल्स को अचीव करना ही। डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट सेकेंडरी है। हर नेशन का सबसे अहम गोल खुद को सिक्योर करते हुए खुद को एक रिलेवेंट, एक डोमिनेंट वर्ल्ड पावर बनाना है। थैंक यू, नमस्ते।